गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं नेहा पटेल। साइंस का तीसरा चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। बात करेंगे कि पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं, जो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम है। संश्लिष्ट का मतलब कृत्रिम है, हाथ से बनाए हुए हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा साल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थी। पहले तो बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझों ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने ये देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न, दस्तर आदि सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने यह सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो, अगर करना चाहोगे तो। वस्त्रों में विविधता। अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करने, उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उसे पूछकर कुछ कपड़ों का सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। आप इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा है। अब जो पेज नंबर 18 में देखिए, उसमें एक कपड़े का चित्र बना हुआ है। अब बात करते हैं सुई के ताने को पिरोने, सुई में तागे को पिरोने डालने, यानी कि सुई में धागा डालते हैं ना, का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर ताने एक मिनट, अब इसमें क्या करना है, एक क्रियाकलाप करना है। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। सॉरी, इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है, यानी कि मल्टीपल लड़ियां निकल जाती है, बहुत सारी लड़ियां निकल जाती है एक धागे में, उसे बोलते हैं विखंडित होना। सुई में तागे को पिरोने यानी डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है, यानी कि सुई में जो होल होता है छोटा सा, होल से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तागे को की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कृत्रिम ऊन से कार्तिक से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पादपों
जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है। ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है और इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं आगे कुछ पादप तंतु। रुई, जिसे हम कॉटन बोलते हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है? अब तो जमाना नहीं है, हमने खूब बनाई है। लेकिन इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों से भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींच कर पृथक कीजिए और इन किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पत्ती लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तत्वों से बनी है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा आप कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास को परिफुल्लों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। अब बात करेंगे साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो बाल होते हैं उनको हाथ की क्रिया के जो बाल होते हैं जैसे टूट गए या फिर ऊंट के बाल हो गए, बकरी के बाल हो गए, इनमें से हाथ से क्रियाकलाप होती है, उसके बाद वो तंतु प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात कपास से बीजों को कांकेतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इनकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। जो जूट है या पटसन है, इसकी जो खेती होती है भारत में वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम, इन 3 जगहों में खूब होता है पटसन यानी कि जूट। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। अब फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं के हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने के लिए पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? पटसन का मतलब होता है एक पौधा होता है छोटा सा, और जब उसमें फूल आ जाते हैं, जब उसमें फूल और फल आ जाते हैं उसके बाद उसको तने से काट दिया जाता है। मतलब छोटी छोटी जो खेत में बोल जाता है ना, अरहर के जैसे पेड़ होते हैं और उनको काट लिए जाते हैं तने, थोड़ी जड़ें छोड़ के तने काट लिए जाते हैं। तने काटने के बाद में या तो गहरा तालाब हो, वो जो गट्ठर होता है, फूल और बीज अलग कर लिए जाते हैं और उसके नीचे जो बचा हुआ पार्ट होता है तना, जो भी इसकी लंबाई बचती है, उस तने को किसी गहरे तालाब में या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे नमी हो वहां डाल दिया जाता है। उस पानी में पड़े पड़े वो गल जाता है। जब गल जाता है तो फिर उसको बैठकर हाथ से ओटा जाता है, उसको पटसन बोलते हैं। ठीक है। सूती तागे की कटाई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि बृहद पैमाने पर तागों की कटाई का कार्य कटाई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कटाई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में भी किया जाता है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़ी, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरी और इसे धीरे धीरे रुई के से बाहर की ओर खींची तथा रेसों को लगातार ऐंठते ही रही। क्या आप तागा बना सके? बन जाएगा तागा, आराम से बन जाता है। अब बात करते हैं रेशों के तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों की को खींच कर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। अभी तो बहुत कम मिलता है, हमारे जमाने में हमने तकुआ देखा है। हाथ से प्रचित कताई में उपयोग होने वाले एक अन्य
युक्ति चरखा भी है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने का ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले हमारे देश में कपड़ा नहीं बनाता था, बाहर से बन के आता था, यानी कि ब्रिटेन से आता था कपड़ा हमारे पास। तो गांधी जी ने कहा था कि अपने चरखे की सहायता से कपड़े बनाओ और पहनो, और ब्रिटेन में अपना पैसा मत इन्वेस्ट करो। तो लोग तब के समझदार थे तो मान गए थे, तो नहीं पहनते थे, वो अपनी यही का अपने हाथ से बनाते थे और पहनते थे। फिर इसके बाद में तागे से वस्त्र कैसे बने? तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई क्रियाकलाप दो में आपने ये ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके इस वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। कागज की कुछ पट्टियां काटिए, उससे बुनिए। भिन्न रंगों की दो कागज की सीट लीजिए, दोनों में से 30-30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार सीट काटिए। अब इन दोनों सीटों को आधा 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 मोड़िए। एक सीट पर रेखाएं कीजिए तो दूसरी सीट पर दूसरी दिशाई के अनुसार रेखा खींचना पड़ेगा आपको। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटे और फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर उन्हें फैला दीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटाव से दिखाए अनुसार पट्टियों में बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। फिर ऐसा बन जाएगा आपका, जब आप ऐसे बिनोगे तो फिर इस टाइप से एक तो डायग्राम बन जाएगा। अब बात करते हैं आगे की। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होता है अथवा विद्युत प्रचलित, दो तरह का करघा होता है। अब बात करते हैं आगे की। तो वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में भी होता है। अब बात करेंगे एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई नीटिंग में किसी एक तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपके कभी किसी फटे हुए मोजे को कि किसी तागे को खींच कर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? तब मोजा सिकुड़ जाता है, एक धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधरता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनावे भी ऐसे ही है। अब बात करते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब जो वस्त्र सामग्री का इतिहास है, क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक लोग वृक्षों की छाल, वल्क यानी कि बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयां तथा डलियां, टोकरी बनाना सीखा। लताओं यानी कि छोटी छोटी जो, जैसे कि लताओं का मतलब बेल टाइप की लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसमें प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में दोनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर को से विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ
लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज की साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। अब कुछ मुख्य शब्द जैसे रुई, उसको कॉटन बोलते हैं। वस्त्र क्या होता है? वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा। तंतु का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे रेशे जो अदृश्यहीन होते हैं, जो मतलब दिखाई नहीं देती, या फिर दिखाई भी देते हैं, बहुत पतले से दिखाई देते हैं। कताई, कताई का मतलब क्या होता है? सूत काटना, सूत बनाना। बुनाई, कपड़े बुनना। तागा यानी कि धागा। डिस्टर्बेंस। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। अब रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है। अब बात करते हैं आगे की। तो इसमें क्या है? अभ्यास करिए। ये पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आए हैं इसमें। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकरण कीजिए। नायलॉन संश्लिष्ट है, ऊन प्राकृतिक है, रुई प्राकृतिक है, रेशम, रेशम क्या है? प्राकृतिक है, ठीक है। पॉलिएस्टर संश्लिष्ट है, पटसन प्राकृतिक है। नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। तंतुओं से तागा बनता है, सही है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, गलत है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, सही। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सही। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सही। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये भी सही है, प्राकृतिक है ये। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, गलत। रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तने से। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। एक तो बोरा बनता है, बोरा के अलावा और क्या बन सकता है? कोट बनता है, जूट का बड़े बड़े बिछौने बनते हैं। उसके बाद में तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। जब तंतु, जो छोटे छोटे तंतु हैं, उनको एक मुट्ठी में रख लिया और छोटा सा भाग इधर निकाल लिया इन दोनों गलियों के बीच से, और उसको ऐसे करके इधर से खींचते 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 ऐठते ऐठते धागा बनता है, यही है। और चैप्टर खत्म हो गया है, तो कमेंट में बता देना जो भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो।